नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अलाइड सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। इसमें बहुत सारे इशू रहे, अनियमितताएं रही, क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम रही, ऑब्जेक्शन फाइल करने में रही, सीसैट के पेपर में रही, क्या क्या इसमें दिक्कतें थी, हम सब के बारे में बात करेंगे। ये बात करनी बेहद ज़रूरी है। मैं नहीं जानती कोर्ट में क्या होगा, अखबार इसे कैसे लेते हैं, विपक्ष इसके बारे में कितना बोलेगा, लेकिन हरियाणा को पता होना चाहिए कि इस पेपर में क्या हुआ। जो हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सिविल सेवा परीक्षा है वो कैसे कंडक्ट करवाई जाती है, कैसे कैसे क्या क्या इसके अंदर इश्यूज रहते हैं और हर साल ये इश्यूज क्यों आ जाते हैं, क्यों कमीशन नहीं सुधरता है, क्यों चीज़ें इंप्रूव नहीं होती हैं, क्यों हम जैसे लोग, हालांकि मैं इसमें नहीं बैठी हूँ लेकिन मेरे जैसे अन्य बहुत सारे लोग, मैंने भी तो 10 साल तैयारी करी है सिविल सेवा परीक्षा की, तो मैं जानती हूँ कि मेरे जैसे लोग जो ये सोचते हैं कि फेयर सिलेक्शन होता है, जो सपना लेके चलते हैं कि सिविल सर्वेंट बनेंगे, वो कैसे इसमें इस चक्र में फंस जाते हैं, कैसे ये गुनाह अपनी आंखों के आगे देखते रहते हैं कि गलत हो रहा है हमारे साथ, ये चीज़ हो रही है, खुद से ट्विटर पे लिखते हैं, जाके इन्हें ईमेल करते हैं, इन्हें कॉल्स पे कॉल्स लगाते रहते हैं, कॉल सेंटर जहाँ इनका जो कॉल इन्हें रिसीव करनी चाहिए वहाँ इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाती है अभ्यर्थियों के अंदर। लेकिन कमीशन के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा रहता है पारदर्शिता, निष्पक्षता, ईमानदारी, ये सब चीज़ें। तो ये कितना मतलब कितना अजीब लगता है, बुरा लगता है। बहरहाल आप जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सोमवीर जांगड़ा नमस्ते, इस्लाम खान नमस्कार। मैम सारा सौदा ही खराब है, बहुत टाइम लगेगा ठीक करने। कोई बात नहीं भाई, शुरुआत तो करी है, किसी ने तो करी है, कोई तो साथ में आके जुड़ो, इकट्ठे बोलते हैं, सुधार भी करना ही पड़ेगा फिर इन्हें। अतुल कुमार, ना ही कैमरा थे और ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग। अतुल जी मैं इसके बारे में बोलने वाली हूँ। जो ये कहते रहते ना ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, कहाँ की पारदर्शिता, पहले तक तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी, सीसीटीवी कैमरास भी होते थे। इनफैक्ट एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए स्पेशली बुलाए जाते थे, हर एक रूम में वो जाते थे ऐसे कैमरा उठा के, आपने देखा हो क्योंकि मेरे तो हर एक एग्जामिनेशन में ऐसे हुआ है। एक एक अभ्यर्थी के ऐसे फोटो लेंगे, फिर उसकी OMR की लेंगे, फिर नेक्स्ट अभ्यर्थी पे जाएंगे, उसकी फोटो लेंगे, फिर OMR की लेंगे, पहले पूरे क्लास की लेते हैं, पूरी लाइन की लेते हैं, देन अभ्यर्थी के 1 बाय 1 लेते चलते हैं, उसकी शक्ल की, देन OMR की, शक्ल की, देन OMR की। इस बार क्या किया, चाहे किसी ने कोई सीटर तक बिठा रखा हो, इनको क्या पता चलेगा। अरे इन्हीं के बंदे होते हैं, बस क्या तो बोले, कुछ कह नहीं सकते। सुखदीप सिंह सत श्री अकाल भाई। यूपीएससी पर कभी प्रॉब्लम नहीं होता, ये लोग पता नहीं क्या करते हैं। एग्जैक्टली रोहताश कौशिक भाई, ये ऐसे करते हैं। यहाँ पे यूपीएससी का लेवल इनका आ भी नहीं सकता है, कुछ ही बोलते रहे, कोई कुछ बोलता रहे। मैं तो कहती हूँ ये भंग कर दे कमीशन और यूपीएससी को दे दे इसका चार्ज, यूपीएससी ले ले हमारे यहाँ पे, तो कमीशन ही चला जाए। काहे का कमीशन, चेयरमैन मिलता नहीं है, चेयरमैन किसी ये पत्रकार को अपना वर्जन नहीं देता है। कमाल का चेयरमैन ऐसे क्या गुपचुप वो अपने रूम में बैठ के ऐसी चीजें कर रहे हैं कि कहीं किसी को बाहर वो कोई वर्जन ही नहीं देखते हैं। आप गलत हैं, आप कहीं पे भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, इतनी सब चीजें चल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ये कह के पल्ला झाड़ लेते हैं। वो पिछली बार वेटरनरी सर्जन वाले में झाड़ा था कि HPSC एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब उनके मुंह क्यों सिल गए जब यहाँ पे 32 क्वेश्चन रिपीट हो गए। बहरहाल आते हैं सबके ऊपर। यूपीएससी पर पंकज कुमार मैडम जी, ये शिक्षा मंत्री किस काम के हैं, फिर इनको जेल में डालना चाहिए। शिक्षा मंत्री का तो ये खैर वो दूसरा इशू आ गया। हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, 21 मई को ये कंडक्ट कराई जाती है। इसमें पहली बार कैमराज नहीं थे भैया, सीसीटीवी कैमरा नहीं थे किसी भी क्लासरूम में, केवल एंट्रेंस और एग्जिट पे थे। सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं थे मैं ये बताती हूँ आपको। ये इसलिए नहीं थे क्योंकि जो लास्ट साइकिल में HCS का एग्जामिनेशन हुआ था ना, वहां पे जो 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं कि नहीं दिए हैं, हैश वाला इशू हो गया था, निखिल का केस था
ये हाई कोर्ट में, तो वहां पे इन्होंने मना कर दिया था कि जी हमारे पास तो सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, हमने लगा नहीं रखे थे। एचपीएससी ने कोर्ट में सबमिशन दे दी थी, तो जज साहब ने कहा था एफिडेविट दो भाई सेक्रेटरी, तू एफिडेविट दे लिख के कि तुम्हारा सीसीटीवी कैमरा नहीं था। यहाँ यही दूसरी और जो पिटिशनर्स थे वो रिकॉर्डिंग निकाल के ले आए थे, तो फिर इनको रिकॉर्डिंग सारी की सारी सबमिट करवानी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल इन्होंने पेंडा छुटवाया था, जैसे छुटवाया था। तो इनको ये समझ में आ गया कि भैया एविडेंस बच्चों ने दे दिए, यहाँ तुम फंस सकते हो, तो तुम एक काम करो सीसीटीवी ही उड़ा दो कमरों से। तो वो वही हुआ, इन्होंने सीसीटीवी केवल गेट पे रखे। ये नहीं चाहते कि इनकी चोरी पकड़ी जाए, बेचारे बड़ी मुश्किल से पिछली बार बचे थे, इस बार ये ना बच पाते तो पूरा पूरा पेपर कैंसिल करना पड़ता है। फिर जो इनकी लिस्ट होती है जेबों में जो लगाने होते हैं, जो इनको ऑलरेडी पता होते हैं, वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो पैसे फंसाए रहते हैं। फिर जिनको पैसे गए होते हैं वो फंसाए रहते हैं। कितनी मतलब दिमाग में टेंशन होती है। अब जो अभ्यर्थी लगाने हैं, पिछली बार नागर की बारी में क्या था, जो अभ्यर्थी लगाने थे उनकी तो ऑलरेडी लिस्ट थी ना पास में, इनको तो पता था कौन लगाने हैं। वो तो एक फॉर्मेलिटी ले रहे थे एग्जामिनेशन करवाने की। बहुत सारी जगह पे क्या पता इस बार भी ऐसे फॉर्मेलिटी सी चलती रहती है एग्जामिनेशन लेने की, क्योंकि डायरेक्ट बोली लगा के ये तो कह नहीं सकते हाँ भाई तू कितने करोड़ देगा, इतने देगा, चल तू एचसीएस, तू कितने देगा, अच्छा तू तो कम दे रहा है, तेरे को तहसीलदार, अच्छा तू तो है ही नहीं, चल तू बीडीओ। तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि मुंह से बोली लगवा ली और लगा दिए। तो क्या करते हैं, एक प्रोसेस दिखाना पड़ता है, ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है। ड्यू प्रोसेस कैसा कि भैया प्रीलिम्स लिया है, प्रीलिम्स ले लिया, उसमें सीसीटीवी हो ना हो, वीडियोग्राफी हो ना हो, ले तो लिया, ठीक। तो यही चला है। पेपर नया नहीं था, क्योंकि पेपर में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था, लगता है पुराना ही था। वही हमारे जो पुराने सेक्रेटरी साहब है शायद वही बना के गए हों, आई डोंट नो, लेकिन पेपर नया नहीं था। पेपर को देखते हुए लगता है जीएस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस बताया जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे, क्योंकि देखो आउट ऑफ सिलेबस में क्यों बोल रही हूँ, ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर है ना ये, लेकिन आप इसमें यदि डीप थिंकर्स घुस घुस के पूछ लेते हो, इनकी बिल्कुल थ्योरीज में चले जाते हो, ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी के पीछे ही पड़ जाते हो आप, जो पीएचडी लेवल की है पॉलिटिकल साइंस की, तो ऑब्वियसली वो नहीं लगता है कि पेपर ये ग्रेजुएशन बेस्ड होगा। ये तो बैलेंस पेपर क्या रहता है, ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर है। यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अपने किसी बंदे को बोल सकते हो कि आप पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ के चल जाना, डिटेल में पढ़ लेना, ऐसे पढ़ लेना, वैसे पढ़ लेना, तो यह स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन सा रहता है। तो ये आउट ऑफ सिलेबस था। एनीवेज, जो ऑब्जेक्शन का है, ऑब्जेक्शन का बहुत बड़ा इशू बना। 3 डेज का इन्होंने विंडो दिया, 3 डेज विंडो। 23 को इन्होंने मई को नोटिस डाला कि हमने की अपलोड कर दी है, हमने मास्टर कॉपी डाल दी है, वहां से देखो और ऑब्जेक्शन फाइल करो। लेकिन वो उन्होंने डाल दी वेटरनरी सर्जन की, और वहां से क्या ऑब्जेक्शन क्या रेज करे, कुछ करे, वेटरनरी सर्जन की तुमने डाल रखी है। 24 मई को सुबह अखबार में आ गया कि एचपीएससी ने एचसीएस की अपलोड कर दी है, ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। अरे कमाल की बात है, वहां तो वेटरनरी सर्जन के अखबार वालों तुम ही जाके देख लो किसकी की डाल रखी है। ये क्या दिखाना चाहते हैं, ये लीगली दिखाना चाहते हैं कि हमने ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जी, हमने की 3 दिन पहले डाल दी थी। वहां तो कोर्ट में जाके सीधा वो दिखा देंगे, कोर्ट वाले जज साहब को बच्चे कैसे दिखाए कि भैया इन्होंने तो वेटरनरी सर्जन की डाल रखी थी। शुक्र है अभ्यर्थियों ने इस बार वीडियोस बनाए, शुक्र है वो वीडियोस मेरे तक पहुंचे, शुक्र है वो वीडियोस मैंने यहाँ पे डाले तो पूरे हरियाणा को पता चल रहा है कि कैसे धूर्तता मचाते हैं ये ऐसा इन्होंने क्यों किया, क्या लगता है आपको? ये इसलिए किया क्योंकि ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो प्रोसीजर है वो इतना लेंथी है, वो इतना मुश्किल है कि ये ऑब्जेक्शन ही फाइल ना कर पाए। फिर तुम्हारी मर्जी, तुम ए का बी बनाओ, बी का सी बनाओ, वैसे भी जुडिशरी इसमें ज्यादा इंटरफेयर करती नहीं है, तुम्हारा जो जी करे तुम वो करो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि एनएचआरसी से मेरे पास आरटीआई थी, इसरो से मेरे पास आरटीआई थी, डायरेक्टर्स की आरटीआई थी। डायरेक्टर कह रहा है ये आंसर है, लेकिन इनके एग्जामिनर, महान एग्जामिनर जिसका ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं, जो फॉल्ट एग्जामिनर को ये सिलेक्ट करते हैं, उसने ये कह दिया था, इनकी जो कमेटी है उसने ये कह दिया था कि नहीं भैया भारत की राजधानी तो लंदन ही है, तो वो जज साहब भी नहीं मुकर पाए। मैं एक उदाहरण देके बता रही हूँ कि चाहे उसे फिर भारत का सरकार का सबसे बड़ा नुमाइंदा ये बोलते नहीं न्यू दिल्ली है, लेकिन इनके एग्जामिनर ने कह दिया लंदन है तो लंदन ही रहेगा। ये है हमारी लॉ की पोजीशन। एनीवेज, तो 24 मई को की अपलोड होती है यहाँ पर, और वो की अपलोड होती है और ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाते अभ्यर्थी। लिंक खुल रहा है, जा रहे हैं ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए, लेकिन किसी के ऊपर भी क्लिक नहीं हो रहा है। वो आज मैंने आपको शेयर कर दी, रील्स बना बना के मैंने जानबूझ के इसलिए डाली थी क्योंकि पूरा वीडियो शायद लोग नहीं देखते, तो वो छोटी छोटी चीजें लोग देखें कि क्या
ये है, ये ना इन्होंने चिंदी चोरी करी थी, ये इनकी घटिया हरकत थी, गिरी हुई हरकत थी कि अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन ही फाइल ना कर पाए। ये जानबूझ के जो चैलेंजेस डालते हैं, जो रोड ब्लॉक्स डालते हैं, इसीलिए डालते हैं कि ये कभी भी उसका ए का बी का सी खुद से कर सकते हैं, जबकि इनको खुद पता है कि इन्हीं का डोमेन है, यहाँ पे कुछ भी कर ले। लेकिन खैर तब से रेगुलरली एरर आता रहा, डिसेबल रहा। अभ्यर्थियों ने सारे मतलब एज, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, अपना आईपैड, मैकबुक, आईफोन सबसे करके देख लिया, किसी का कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक चीज तो है, अगर ऐसा रहेगा तो अभ्यर्थी कोर्ट तो जाएंगे इस चीज को लेके। तो यहाँ पर हमें लगा कि यहाँ पे जरूर इन्होंने शातिराना चाल चली होगी। ये 1 घंटे में 2-3 मिनट के लिए शायद विंडो खोल के अपना कोई बोगस करवा देते होंगे किसी से फाइल, फिर उसके बाद फिर अगले घंटे के लिए बंद, फिर अगले घंटे में 2-3 मिनट के लिए चला दिया, फिर किसी से बोगस फाइल करवा लिया, फिर अगले घंटे के लिए पूरा बंद, ताकि जब कोर्ट इनसे पूछे कि भैया तुमने बच्चों को क्यों नहीं फाइल करने दिए ऑब्जेक्शंस, तुम्हारा क्यों बंद चल रहा था, तो ये दिखा सके कि देखिए जी हर 1 घंटे फाइल हुए हैं ऑब्जेक्शंस तो, और ये तो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं जो रोते हुए यहाँ आ रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये इतने शातिर हैं, आप सोच नहीं सकते इनके शातिराना हरकतों के बारे में। एनीवेज, तो इसके बाद अच्छा, जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का पैसा था ना पर क्वेश्चन, वो 250 रुपए था। 250 रुपए किस बात के भाई? चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि सीरियस कैंडिडेट्स ही उसके अंदर ऑब्जेक्शन फाइल करें। आपका ऑब्जेक्शन फाइल करने का जो वो है ना प्रोसीजर है, वो इतना लेंथी है कि कोई आपके मजे लेना चाह रहा होगा ना, वो चाह के भी नहीं ले सकता, क्योंकि सीरियस कैंडिडेट को ही 3 से 4 घंटे लग रहे हैं उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करने में। तो ये 250 रुपए की लूट अलग से इन्होंने मचा के रखी। बहरहाल जब रील्स वगैरह डल गई, जब अभ्यर्थी खुद गए हैं वहां पे क्या कहते हैं उधर HPSC गए हैं, जब मैंने एक खबर खकाटा में बता दिया, सारे कैबिनेट, हर एक मीडिया पर्सन, विपक्ष पक्ष, हर एक के पास ये चीज चलेगी कि HPSC ऐसी चिंदी चोरी कर रही है, तो HPSC ने तुरंत वो खोल दिया ऑब्जेक्शन विंडो। अब ऑब्जेक्शन फाइल हो पा रहे थे अभ्यर्थियों के, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं, जिसमें एक ऑब्जेक्शन के ऊपर 250 रुपए ले रहे हैं। अब 250 रुपए यदि तुम एक ऑब्जेक्शन के ले रहे हो, तो अगर वो ऑब्जेक्शन सही हो जाता है, अभ्यर्थी का आंसर सही है, तो रिफंड क्यों नहीं करते पैसे? लूट मचा रखी है। और अगर तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसकी डिटेल क्यों नहीं देते हो अपने उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर? काहे की पारदर्शिता, निष्पक्षता, फेयरनेस, बिना पर्ची, बिना खर्ची, ईमानदारी। फिर पेमेंट में प्रॉब्लम आने लगी थी, आगे पैसे कट रहे हैं लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रही। अभ्यर्थियों ने फिर साइट अटक जाती है, अभ्यर्थियों ने रेजर पे से कांटेक्ट किया, रेजर पे ने कहा देखो आप HPSC से बात करो। HPSC से ये बात करने के लिए कोशिश करते हैं, फोन पे फोन करे जा रहे हैं। HPSC ने शायद फोन साइड में उठा के रख रखा है, या फिर कह रखा है कि आज किसी का फोन नहीं उठाना, या 3 दिन किसी का फोन नहीं उठाना, तो फोन ही नहीं उठ रहे हैं अभ्यर्थियों के। ये हमारी सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा के जो कमीशन है उसका हाल है। ये कैंडिडेट फ्रेंडली लोग हैं। बहरहाल ऑब्जेक्शन फाइल करने में दिक्कत एक और भी है। 1 MB की फाइल ही आप लगा सकते हो, JPG फोटो की फॉर्मेट में आपने लगाना है, PDF आप डाल नहीं सकते। काहे को नहीं डाल सकते भाई? कहां से फोटो लेके खींच के डाल लें? बताओ क्या करें, कैसे करें उसको? 1 MB तक कैसे सीमित करें? जो बच्चा 250 रुपए एक क्वेश्चन के लिए दे रहा है, वो सीरियस कैंडिडेट है ना, जो ढंग से आपको देना चाहता है ये सबूत कि क्यों उसका क्वेश्चन सही है, क्यों आपका जो आपने दिया है आंसर गलत है, तो ऑब्जेक्शन फाइल क्यों नहीं करने देते हो? ये नाटक क्यों करा हुआ है फिर ऑब्जेक्शन फाइल करवाने का? ऑब्जेक्शन लेने हैं तो ढंग से लो, नाटक क्यों कर रहे हो? तो ये वाला नाटक है, कोई अपलोड ही नहीं कर सकता, करते रहो। क्या करें? फोटो खींच के डालें, छोटी 1 MB में तो फटाफट खत्म हो जाता है वो। अच्छा, अब जो ये कमेटी बनाएंगे, जो इनकी ऑब्जेक्शन चेक करेगी वो कमेटी, उसकी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होगी, कुछ पता नहीं होगा उस कमेटी में है कौन, क्या है, और ये भी नहीं हमें पता होगा कि उन्होंने किस बेसिस पे कौन सा क्वेश्चन एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट करा, आपका कौन सा ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, विच इज वेरी स्केरी। मतलब हम यहाँ से ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं, अभ्यर्थी यहाँ से ऑब्जेक्शन भेज रहे हैं, सॉरी मैं तो नहीं, अभ्यर्थी ऑब्जेक्शंस भेज रहे हैं, उसको देख कौन रहा है, उसमें उन्होंने क्या किया उस दिन, और उन्होंने किस बेसिस पे वो ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया, वो किसी को बाहर नहीं पता है। हाँ, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन के साथ फोटो खींच के भेजनी है।
अरे जब कोर्ट होता है ना, जब जज साहब के सामने जाते हैं, वहां भी दलीलें होती हैं, ये सही है, ये गलत है, कुछ है। तो जब जज भी किसी केस को खारिज करता है, डिसमिस करता है या डिस्पोज ऑफ करता है, तो ये बता के करता है कि क्यों कर रहा है, सही है या गलत है या क्या है। वहां पे भी पल पल की खबर सारी सारी जजमेंट में लिखी आती है। ये काहे का प्रेसिडेंस है, ये क्यों नहीं बदलता है, ये कैसी प्रक्रिया है, ये सपनों के साथ खेलने की प्रक्रिया है। हर बार का तुम्हारा नाटक है, 10-15 क्वेश्चन इधर से उधर कर दो, फिर बताओ ही ना किसी को कि कौन से ठीक करे कौन से नहीं। रिवाइज की दिए बिना रिजल्ट निकाल दो, सीधा सीधा रिवाइज की मांगते रहो, मेंस करवा के रिवाइज की डाल दो, या डाल लो ही ना, मर्जी तुम्हारी। फिर रिवाइज की के लिए कोर्ट में धक्के खाते रहो। मैं खा रही हूं ना 2019 से धक्के, आरटीआई होने के बावजूद भी, एनएचआरसी से आरटीआई होने के बाद भी, इसरो से इतनी तो ढेर सारे पर्चे मेरे पास इकट्ठे हो गए आरटीआई के, लेकिन खा रही हूं धक्के। कब बदलेगा ये सिस्टम? पारदर्शी, निष्पक्ष, ईमानदार सरकार। आप तो ईमानदार है, पिछले तो पेपर ही नहीं लेते थे एज पर यू, आप अब पेपर लेते हो। आप ईमानदार हो तो बदला क्यों नहीं कुछ? आपने तो वीडियोग्राफी बंद करवा दी आते ही, फोटो भी खींचनी बंद होगी, अब सीसीटीवी भी नहीं है। खैर, तो ये ना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात थी। अब जो इनके क्वेश्चन पेपर पे बात करते हैं हम लोग, जो इन्होंने आंसर की दी है। अब जो इन्होंने प्रश्न पत्र दिया, इंग्लिश और हिंदी वर्जन रहता है, और ये कहते हैं इंग्लिश वर्जन विल प्रिवेल यदि कोई इशू हो गया तो। अब इंग्लिश और हिंदी वर्जन में क्या होता है, थोड़ी बहुत मात्रा मुद्रा की हवा, थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है, नाउन की गलती होती है क्या? हिंदी में लिख रहे हो आर्कियन, इंग्लिश में लिख रहे हो एकियन। एकियन एक एंशिएंट ग्रीक रेजाइम है, क्या करें उसके ऊपर? नाउन की गलती का क्या करें बताओ? अंग्रेजी में लिख रहे हो 500 रुपए, हिंदी में लिख रहे हो 200 रुपए, फैक्ट की गलती। तो आंसर दोनों में बदल रहा है, अंग्रेजी में 500 रुपए से कुछ और आंसर आ रहा है, हिंदी में 200 रुपए से कुछ और आंसर आ रहा है। क्या करें? कौन सा सही मानोगे? क्या रिजल्ट निकालने से पहले वो बताओगे कि तुमने कौन सा सही मानना है कौन सा नहीं? तुम्हारे पेपर बनाने वाले का ऐसा लेवल है, तुम्हारा जो रिवाइज की जो बनाएगा उसका क्या लेवल होगा? किसको बिठाओगे तुम? तुम्हारा फॉल्टी एग्जामिनर सिलेक्शन है, तो ये जो तुम्हारी जो कमेटी होगी वो नहीं फॉल्टी होगी? इंग्लिश वाले का अलग ही मतलब निकल रहा है, हिंदी वाले का अलग ही मतलब निकल रहा है। 10 से 15 क्वेश्चन अभ्यर्थी बोल रहे हैं, मैं 10 एक क्वेश्चन लगा के चलती हूँ कि जहां पर जेन्युइन ऑब्जेक्शंस रेज किए जाने चाहिए। 16-17 क्वेश्चंस में इन्होंने एक चालाकी की है, पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब नॉट को छोटा लिखा है, ट्रू को बोल्ड कर दिया है, इसे बोलते धूर्तता। नॉट ट्रू को पूरा ही बोल्ड कर दो, आपको ये तो पता चलेगा कि किस अभ्यर्थी को नॉलेज है किसको नहीं है। कोई बेचारा उसको स्किप कर दे, नोट्स ना पढ़ पाए, क्योंकि आपने ट्रू को बोल्ड कर रखा है। तो उसमें भी अलग अलग इंटरप्रिटेशन बना रखे हैं इन्होंने। कैसी? ऊपर लिखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट और नीचे लिखा है चूज द करेक्ट आंसर। इंग्लिश में नॉट करेक्ट दिया हुआ है और हिंदी में सही विकल्प चुने। अरे दिमाग से पैदल हो क्या? कैसा एग्जामिनर ढूंढ के लाते हो? यूपीएससी भी ढंग के एग्जामिनर लेके आती है। यूपीएससी भी इस देश की संस्था है ना, हमारे देश की, पूरे देश की। उनके में तो एक भी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तुम्हारे अनोखे अलग एग्जामिनर होते हैं हर बार। ऐसा ही एचपीएससी में होता है, ऐसा ही एचएसएससी में के अंदर होता है। क्यों होता है? तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? यूपी में नहीं होता, बिहार में नहीं होता, राजस्थान में नहीं होता, हिमाचल में नहीं होता, मध्य प्रदेश में नहीं होता, संपूर्ण देश के किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं होता। हरियाणा में ऐसी क्या दिक्कत है कि हरियाणा में ही होता है? या हरियाणवियों को क्यूमुलेटिवली, युवाओं को जो यहाँ पढ़ने लिखने वाले हैं जिनके पास ये नहीं है, उनको कोई क्यूमुलेटिव सजा मिली हुई है ऊपर से कि तुम ही ये चीज झेलोगे? इंडियन फेडरलिज्म को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बजाय बार्गेनिंग फेडरलिज्म को इन्होंने सही माना है। ऐसे बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, मुझे ये भी नहीं पता ये ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कह के थक चुके हैं। नीति आयोग हर एक जगह लिखा हुआ है कि भैया अपना कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, लेकिन ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म। तो बहुत अच्छी बात है, इसके तो मीम्स बनने चाहिए कि हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार ये सोचती है कि यहाँ पे बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। मोदी जी तक ये बात जानी चाहिए, ठीक है।
अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं शेर के बच्चे, क्या एग्जामिनर है कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। दो स्टेटमेंट दे दी, ओपन टू इंटरप्रिटेशन, दो स्टेटमेंट दे दी और पूछ रहे कौन सी सही है कौन सी गलत। कॉन्टेक्स्ट तो बता दो, किस में पूछ रहे हो, कोई तो कुछ तो बता दो। फॉर एग्जाम्पल उलेमा जो सल्तनत के अंदर है, ऐसा कोई क्वेश्चन है, ठीक है। कौन सी सल्तनत के अंदर, भारत की या इंटरनेशनल, इंटरनेशनल है तो तुर्किश में, मोहम्मदन में, सऊदी अरेबिया की सल्तनत, या भारत की है तो दिल्ली, मुगलिया, डेक्कन, डेक्कन में भी बीजापुर, गोलकोंडा, कोई तो सल्तनत होगी। कुछ तो लिखो, कुछ तो बताओ। अब अलाउद्दीन खिलजी है, वो एब्सोल्यूट डेस्पोट था, तानाशाह था, वो कुछ नहीं मानता था, वो ये कहता था बस जो मुझे सही लगता है मैं वही करूंगा, तो उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये स्टेटमेंट ठीक होगी। कॉन्टेक्स्ट तो दे दो, दो स्टेटमेंट लिख के छोड़ दी, सही है गलत। पेपर नहीं बनाने आते हैं तो एक काम करो, जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मरे पड़े हैं ना बच्चे, उनमें से किसी को पकड़ के उससे बनवा लो। पेपर नहीं बनाने आते हैं तो जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है ना, उन्हें इन हाउस लेके आओ, अलग अलग प्रदेशों से, जो जनरली अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन करते हैं, लेके आते हैं अलग अलग सिविल सर्वेंट्स को, इन हाउस लेके आते हैं, उनसे मल्टीपल एक सैंपल पेपर्स बनवा लेते हैं, फिर उसको रैंडम चुनाव करके उसको देते हैं, ना कि किसी प्राइवेट एजेंसी को पकड़ा देते हैं जो कॉपी पेस्ट करके देते हैं। प्राइवेट एजेंसी को ही पकड़ाना तो तुम किस लिए हो, भंग क्यों नहीं हो जाते, भंग हो जाओ। जब करना ही कमर्शियल, आपने वो है इनके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करना है, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो प्राइवेट एजेंसी ले लेगी पेपर। एचपीएससी की जरूरत क्या है, कर क्या रहे हो एग्जैक्टली, कर क्या रहे हो कि परमानेंट वहां पे अधिकारी जैसे कि अनिल नागर, जिसका कि सबको पता रहे, जो कि जोड़ तोड़ की राजनीति वहां करता रहे। फॉर्मेलिटी सी लगती है, ठीक है, कि ड्यू प्रोसेस फॉलो किया है, प्रीलिम्स ले लिया, ऑब्जेक्शन मांग लिए, देखो हमने रिजल्ट दे दिया, रिवाइज की देंगे नहीं देंगे वो हमारी मर्जी। पिछले साल का तो अब तक तुमने अंक नहीं बताया किसी अभ्यर्थी को, इस साल का क्या खाक बताओगी, पिछले साल के ना प्रीलिम्स के ना मेंस के। इस साल सीसैट में, फिर सीसैट आता है, उठा के पिछले साल के 32 क्वेश्चन डिट्टो, बाकी 4-5 क्वेश्चन में एक ऑप्शन में कोई चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत नाम वाम का चेंज कर दिया, तो हम 37-38 क्वेश्चन ही लगा के चलते हैं, न्यू की न्यू चेप दिए। अब 2019 की इन्हीं की बात इन्हें याद कराती हूँ। जब असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश का पेपर हुआ था, अभ्यर्थी बोल रहे थे कि आपने 92 क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर दी हैं पीएचडी के पेपर से, तब भी यही बोल रहे थे, इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द एग्जामिनर, वी डू नॉट नो एनीथिंग एंड इट इज एब्सोल्यूट वो गोपनीय एंड ऑल सीक्रेटिव रहता है। लेकिन फिर अभ्यर्थी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में मामला उठता है, सब कुछ है, तो ये फिर बाद में सो मोटो इसे खुद कैंसिल कर देते हैं कोर्ट में जाने के बाद, और बोलते हैं फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा हम इसे रद्द करते हैं, वी आर कैंसलिंग दिस एग्जामिनेशन, वी विल रीटेक इट। तो उसमें 92 क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वांटम था, लेकिन अभ्यर्थियों को जाना पड़ा कोर्ट, फिर वो रद्द हुई। अब यहां पर सीसैट में चाहिए ही 33 प्रश्न है, ये वाले 33 इज इक्वल टू वो वाले 92 या वो वाले 100, 92 भी नहीं 100 लगा के चलो, ये जो सीसैट के 33 है ना, वो उस असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश के 100 क्वेश्चंस के बराबर हैं, क्योंकि यहां चाहिए ही 33 है। तो यहां दोबारा रिपीट करोगे आप कि फॉर द सेक ऑफ फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी एंड पता नहीं क्या क्या, कि हम कैंसिल कर रहे हैं इसे, करोगे क्या? इलेक्शन ईयर है, खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं करोगे, आई नो दिस। अभ्यर्थियों को आपके खिलाफ जाना पड़ेगा, और मैं ये भी जानती हूं कि हर बार आप एग्जामिनेशन मई के महीने में, अप्रैल मई में ही करवाते हैं, ताकि जून में जो कोर्ट की छुट्टियां पड़ती हैं, वेकेशन बेंच बैठे अभ्यर्थियों की सुनवाई ना हो, और मीनवाइल आप रिजल्ट निकाल के मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। ये हर बार हुआ है, आप देखो। पिछली बार कब था एग्जामिनेशन, वेकेशन बेंच आ गई थी ना, उससे पहले जब 2019 में मैं इसमें उतरी हूँ, मैंने इनके खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया, तो 30 अप्रैल को हुआ था एग्जाम।
वेकेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद से। पहले भी आपने इसे ग्रेव एरर मान के पेपर को रिकंडक्ट करवाया था, तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी वैल्यू तो 30 प्लस की 90 प्लस ही है, 100 ही है। अब खुद की मिस्टेक एक्सेप्ट करेंगे क्या? क्या करेंगे? ये सारी चीजें मैंने क्यों बोली? ये सारी चीजें मैंने इसलिए बोली कि मेरे अंदर ना डीप डाउन एक दर्द है इस चीज को लेके, जो ना शायद जीवन काल पूरा निकल जाएगा, ये हील नहीं होगा। मैं नहीं जानती कल को मैं क्या बनूंगी, लेकिन मुझे इतना लगता है कि कल को मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं ना, तो ये जो दर्द है ना, ये वाला, ये हील नहीं होगा। कोई भी सिविल सर्वेंट, कोई भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, सॉरी, जिसने मन से, दिल से तैयारी की हो, उस साइकिल में लगा रहा हो, जिसने फेथ रखा हो प्रकृति के ऊपर, जो दिन रात जागा हो, सलका हो, लाइब्रेरी में बैठा रहा हो, दिन रात की परवाह छोड़ दी हो, खाने पीने का पता ना रहा हो, अपने जीवन का पता ना रहा हो, भाई बहनों का, माँ बाप का पता ना रहा हो, वो अभ्यर्थी शायद ये दर्द समझ पाएगा। उस अभ्यर्थी को शायद समझ में आएगा कि ये ऐसा जख्म है जो जीवन भर हील नहीं हो सकता है, चाहे आप जीवन में कुछ भी अचीव कर ले, ये नहीं हो पाएगा। वो जो खालीपन रह जाता है ना, जो वैक्यूम, उसे कुछ भी नहीं भर सकता, कुछ भी। चाहे आपकी शादी हो जाए, चाहे आपके बच्चे हो जाए, चाहे आपका कुछ हो जाए, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, वो नहीं होगा हील। तो ये जो हमारी जिंदगियों से खेलते हैं ना कमीशंस, ये जो हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता है, ये जो चलता है, ये आना चाहिए बाहर, ये पता चलना चाहिए बाकी और लोगों को भी। मैं क्यों इतनी मुखरता से बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि दर्द होता है। खैर, तो ये सारे इश्यूज हैं। इसके साथ मैं आपको क्या ही कहूं, एचपीएससी के खिलाफ लड़ना इज नॉट एन इजी टास्क। ये अपने लिए खुद ही बहुत सारे पहले ही चीजें इकट्ठी करके रखते हैं, और इनके पास पहले बड़े बड़े वकील थे, जो 2019 में मैं मुख्यमंत्री साहब से मिली थी, और वहां जाके मैंने उनसे कहा था, मुख्यमंत्री साहब से, कि आपने ये एचपीएससी के बड़े की तरफ से 10-10 लाख के वकील अपीयर होते हैं, हम जैसे कैंडिडेट्स जिनके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं, हम कैसे लड़े उनसे जाके? तो तब ये आपका जो एजी ऑफिस है वो क्यों नहीं लड़ता है? क्यों स्टेट एक्सचेकर का पैसा खराब कर रखा है? तब मुख्यमंत्री साहब ने लिखित रूप में साइन करके कहा था कि इस पैनल को हटाओ, एजी ऑफिस लड़ेगा, तो वो कागजों तक ही रहा। लेकिन मैं कहना, ये आपको बताना क्यों जा रही हूँ कि 2019 तक ना, वो प्राइवेट पैनल जब खड़ा होता था ना, तो वो इतने सारे केसेस एचपीएससी के फेवर में ले आया था, इतने सारे प्रेसिडेंसीज पहले बनवा चुके हैं वो लोग, कि हम जब लड़ने जाते हैं ना, तो हमें फिर नई नई चीजें पता चलती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रही कि लड़ना नहीं है, इसका मतलब ये मैं कह रही हूं कि प्रिपेयर रहना है कि लड़ाई भी होगी और शायद हार भी जाए। 99% हमेशा जो रूलिंग पार्टी है, जो हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं ना, ताकतवर आदमी के खिलाफ, ताकतवर कमीशन के खिलाफ, 99% लड़ाई उन्हीं के ही फेवर में रहती है। केवल 1% होता है हमारे साथ। हम क्या उस 1% के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? सब लिख रहे हैं कैंसिल होना चाहिए। ठीक, कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल होगा कैसे? मैं केस फाइल नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट पिटिशनर। मैंने एग्जामिनेशन नहीं दिया है, मैं पिटिशनर बन नहीं सकती हूँ। मतलब कि कहने का अर्थ ये है कि जो भुगत भोगी होगा ना, जिसके साथ ये बीती है, जिसने एग्जामिनेशन दिया है, वही केस कर सकता है, वही जा सकता है। और यदि मैंने एग्जाम दिया होता तो मैं इसमें जाती, क्योंकि मैं लड़े बिना रह ही नहीं सकती। मेरी प्रकृति में ही आ गया ये। जबकि मैं एग्जामिनेशन दे सकती हूँ आगे तक, मेरे पास बहुत सारे साल पड़े हुए हैं, तो भी मैं एग्जाम नहीं देती वाला। क्यों? क्योंकि मैं इतना लंबा उस दर्द से गुजर चुकी हूँ, उस प्रक्रिया से गुजर चुकी हूँ। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 2 बार उस चीज से चली गई हूँ और सुप्रीम कोर्ट तक गई हूँ। तो वो मैं दोबारा पर्सनली नहीं ले सकती, क्योंकि फिर मैं अकेली चल देती हूँ। पहले भी मैं अपने केस के टाइम पे 72 चक्कर मैंने काटे हैं, पूरे पलवल से लेके चंडीगढ़ तक मैं अकेली जाती थी। बहुत बार मैं अकेली गई हूँ। कुछ समय तक मेरे फ्रेंड्स आए, लेकिन जो हमारे वो थे पिटिशनर्स थे वो आते रहे, लेकिन आखिरी समय तक अकेली चली हूँ। उसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में गई थी, कोर्ट नंबर 1, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस सुना था, तो उस कोर्ट में अकेली खड़ी थी।
आई थी, आंसू निकल रहे थे, सेल्फी ली थी, कभी पोस्ट नहीं की, लेकिन वो अपने लिए रखी, नाक लाल हो रखी थी, अपने लिए रखी कि लड़ूंगी अब तो इनके खिलाफ, अब नहीं बैठूंगी, अब तो लड़ना ही है, बहुत हो गया इनका। तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि लड़ना बेहद ज़रूरी है। ये सब जो चीज़ें करते हैं ना, ये एक जो सीरियस जो कैंडिडेट है, जो सीरियसली तैयारी करता है, पूरा हार्डवर्क लगाता है, पूरा अपनी मेहनत लगाता है इस चीज़ के अंदर, उसके लिए ये एक सेटबैक से कम नहीं है। और ये जो शातिराना चीज़ें करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी बेहद ज़रूरी है। अगर हम इनके पेपर दर पेपर हर एक साल हर एक पेपर के साथ ही करते हैं, ये चीज़ें बोलते रहे तो सुधार ज़रूर होगा, सुधार इन्हें करना पड़ेगा। बाकी लड़ने वाले योद्धा हर समय हमें मिलते हैं, तो आई एम श्योर इस बार भी कुछ लड़ने वाले योद्धा होंगे जो जाएंगे कोर्ट और इनके खिलाफ लड़ेंगे। तो उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी किसी भी सहायता की, किसी भी प्रकार से आपको ज़रूरत हो तो मुझे कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, शुभकामनाएं।